हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं गुंजन मित्तल। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका हेल्थ शो लेकर, जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े हर विषय पर बात करते हैं और अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब। आज हम बात करेंगे चाइल्ड एपिलेप्सी पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कोकिला बहन, धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल की सीनियर पेडिट्रिशियन डॉक्टर प्रदन्या गडगिल। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया। लेकिन इससे पहले हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे एपिलेप्सी और सीजर के बारे में जानना चाहती हूँ कि आखिर ये दोनों चीज़ें हैं क्या, जिसे हम अमूमन मिर्गी के दौरे भी बोलते हैं। तो और क्या ये कौन सी एज के बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है ये केसेस, और क्या ये बाय बर्थ ही होता है? मिर्गी और सीजर में लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। जस्ट एक बेसिक साइंस समझ लेते हैं। मिर्गी सबको पता है कि ब्रेन की बीमारी है, ओके। और मिर्गी में दौरे पड़ते हैं, पर दौरा है क्या? अपना ब्रेन पूरा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से बना हुआ है, एकदम अमेजिंग, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रिकल सर्किट्स रहते हैं अपने ब्रेन में, जिसके बल पे एक्चुअली अपना पूरा शरीर चलता है। कभी कभी अगर ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऊपर नीचे हो जाए, गलत जगह पे इलेक्ट्रिसिटी बने या गलत अमाउंट में, गलत प्रमाण में इलेक्ट्रिसिटी बने, तो सिंपल भाषा में सोचने के लिए शॉर्ट सर्किट के जैसे हो जाता है। तो ये शॉर्ट सर्किट जब भी अंदर ब्रेन में होता है, तभी बाहर से दिखने को दौरा पड़ा ऐसे दिखाई देता है। तो ये शॉर्ट सर्किट होने के कारण अनेक हैं। कभी कभी अचानक ब्रेन का बैलेंस बिगड़ गया है, समझो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, दिमाग को मार लगा है, ब्लीडिंग हो गया है अचानक ब्रेन में, किसी की शुगर कम ज्यादा हुई है, कोई और केमिकल्स जैसे सोडियम वगैरह जो इलेक्ट्रिसिटी को अफेक्ट करते हैं वो कम ज्यादा हुए हैं, तो उसकी वजह से भी दौरा पड़ता है। पर उसको हम मिर्गी का निदान नहीं करते हैं, वो मिर्गी नहीं होती है। वो दौरा क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अफेक्ट हो गई, बैलेंस बिगड़ गया ब्रेन का, इसके लिए वो दौरा आया। आप ब्लीडिंग मैनेज कर लेते हैं, बुखार आया है वो मैनेज हो गया, शुगर मैनेज हो गई, तो वापस दौरा आने का चांस नहीं रहता है। तो मिर्गी क्या है फिर? तो मिर्गी ऐसी चीज है जिधर सब ठीक है ब्रेन के साथ, कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ है, ना बुखार है, ना शुगर या कोई केमिकल्स का प्रॉब्लम है, ना ब्लीडिंग है, एकदम अच्छा है, बच्चा बैठा है, खेल रहा है, पढ़ाई कर रहा है, जो भी नॉर्मल चीजें कर रहा है, और अचानक से बिना कोई ऑब्वियस कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है ब्रेन में एंड दौरा पड़ जाता है। और अगर वो बच्चे में दिखाई देता है कि ऐसे बार बार होने की प्रवृत्ति है, प्रकृति है, टेंडेंसी है कि बार बार दौरा आए, तो उसको हम लोग मिर्गी कहलाते हैं। मिर्गी या दौरे का बीमारी या एपिलेप्सी, जो भी बोले। पॉइंट इज, मिर्गी के दौरे तभी आते हैं जब भी सब कुछ ठीक है, बच्चा एकदम अच्छा है, तबीयत एकदम नॉर्मल है, कोई बाकी की बीमारी नहीं चल रही है, और अचानक से दौरा पड़ जाता है। और ऐसा जब भी होने का प्रवृत्ति है, उसको हम एपिलेप्सी या मिर्गी बोलते हैं। डॉक्टर, बच्चों में बेसिकली कि किस वजह से होती है ये प्रॉब्लम, और किस एज की मैं ये बात कर रही थी कि किस एज में, क्या बाय बर्थ भी हो सकता है ये प्रॉब्लम?
एब्सोल्युटली। सो मिर्गी कोई भी उम्र में चालू हो सकती है, मिर्गी के लिए कोई उम्र का बंधन नहीं है। जन्म के पहले दिन भी मिर्गी का बीमारी है ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। पर टिपिकल हॉटस्पॉट क्या है? हॉटस्पॉट्स आर लाइफ का फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, फिर प्री प्राइमरी 3 से 6 साल की उम्र, वो दूसरा हॉटस्पॉट है। फिर अराउंड प्यूबर्टी 8 से 12-14 साल की उम्र में, एंड फिर एकदम बुढ़ापे में। बट जरूरी नहीं है कि यही समय पे मिर्गी चालू हो, कोई भी टेक्निकली कोई भी उम्र में मिर्गी चालू हो सकती है और इसके कारण अनेक हैं। ब्रॉडली देखा जाए तो 2 ग्रुप में हम लोग ये कारण बांटते हैं। एक इज कि किसी वजह से ब्रेन को या दिमाग को इंजुरी हुआ है, डैमेज हुआ है, नुकसान पहुंचा है, तो वो नुकसान के वजह से ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं वो खराब हो जाते हैं और उसके वजह से बार बार शॉर्ट सर्किट होने की प्रवृत्ति रहती है। ये अपने देश में सबसे कॉमन कारण है। अपने देश में आपको पता है कि डिलीवरी के समय पे सब बच्चों को जो आइडियल केयर है वो मिलती नहीं है, किसी का फिर क्योंकि सुविधा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। सो डिलीवरी के दरमियान ऑक्सीजन कम हुआ, शुगर कम हुई, इन्फेक्शन हुआ, मेनिंजाइटिस हुआ, ब्रेन का इन्फेक्शन हुआ, तो उसके वजह से दिमाग को नुकसान पहुंच जाता है और आगे चल के मिर्गी की प्रवृत्ति निर्माण होती है। डॉक्टर कितनी टाइप की होती हैं बेसिकली एपिलेप्सी के, कितने प्रकार होते हैं? कई प्रकार होते हैं। दूसरा कारण होता है जेनेटिक, मतलब नैसर्गिक, नेचुरल प्रवृत्ति है कि शॉर्ट सर्किट होते रहे, जो पैदाइशी होती है। जरूरी नहीं है कि फैमिली में और किसी को होवे, पर कारण कोई भी हो, हमारा पहला जो ट्रीटमेंट रहता है वो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, वो दवा के इसमें रहता है। पर मिर्गी की का इसमें से प्रकार कौन सा है, प्रकार कौन से हैं, दो चीजें हैं। एक इसकी कौन से प्रकार का दौरा पड़ता है। दौरा ऐसे भी आता है कि पूरे गिर गए, झटके आ रहे हैं पूरे बदन को, मुंह से झाग आ रहा है, आंखें ऊपर की है, ये भी दौरा है। एंड कभी कभी जस्ट एक ऐसा झटका आता है, वो भी दौरा है। कभी कभी बच्चा खोया हुआ है, एब्सेंट है, डे ड्रीमिंग कर रहा है, वो भी एक प्रकार का दौरा है। ये सब चीजों में ब्रेन में अंदर शॉर्ट सर्किट ही हो रहा है। तो देखने का रूप अलग अलग रहता है, मतलब जो जैसे सामने आता है वो कई अलग प्रकार से सामने आ सकता है ये दौरे। कोई भी हो, दौरा किस प्रकार का है उसके लिए हमारे पास दवाई है। सो कौन से प्रकार का है और कारण क्या है, उसके ऊपर हम लोग तय करते हैं कि कौन सी दवाई बच्चे को देनी है। आपने जैसे कि दवाई की बात करी, तो मैं ट्रीटमेंट पे ही आने वाली थी कि एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट कैसे होती है, क्या लॉन्ग टर्म बच्चे को दवाई खानी पड़ती है? सो अगेन एपिलेप्सी में कई प्रकार है। एपिलेप्सी ऐसा एक जनरल बोले एंड कई पेशेंट होते हैं, बोलते हैं अरे आप मेरे बच्चे को इतने साल बोल रहे हैं, मेरे नेबर के बच्चे को दवाई नहीं दिया था, ऐसे कैसे? क्योंकि अनेक प्रकार है। तो कोई एपिलेप्सी के प्रकार है जिसमें हम लोग दवाई देते भी नहीं है, इतनी मामूली होती है कि दवा के बिना भी ठीक होने की संभावना रहती है। कोई एपिलेप्सी ऐसी होती है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि 3-4 साल दवा खानी पड़ेगी, और कोई होती है जो पहले दिन पे ही बोलते हैं कि बाबा काफी लंबे समय तक, शायद जिंदगी भर भी दवा की जरूरत पड़े। कोई पेशेंट में एक दवा से नहीं होता है, 2 दवा 3 दवा लगती है। ऐसे पेशेंट में हम लोग ब्रेन का ऑपरेशन करके भी एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट करते हैं, इनफैक्ट क्योर कर सकते हैं, पूरा ठीक कर सकते हैं। सो अगेन प्रकार के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग दवा दें या ऑपरेशन एडवाइस करें, जिससे उद्देश्य यह है कि एपिलेप्सी पूरी कंट्रोल में आए और कोई पेशेंट में पूरी निकल जाए। डॉक्टर बच्चों में सिवियरिटी कितनी होती है इसकी एपिलेप्सी की बेसिकली? अगेन वेरिड होता है। मेजॉरिटी बच्चों में हवेवर 70-80% पेशेंट में सिंपल एपिलेप्सी रहती है कि दवा लेके सुबह शाम दवा लेनी है टाइम पे, तो अच्छे से दौरे कंट्रोल में रहते हैं। ना ही दौरे कंट्रोल में रहते हैं, बाकी सब चीजें बच्चे कर सकते हैं। स्कूल जाना है, खेलना है, जो स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन है बच्चों से, सीखना है, उनके जो भी शौक है, रुचि है, किसी को डांस करना है, किसी को स्पोर्ट्स में जाना है, 70-80% पेशेंट, बच्चे स्पेशली, बराबर दवा मिलती है उनको, बराबर दवा वो ले पाते हैं। तो एपिलेप्सी के वजह से ये कोई चीजों में प्रॉब्लम नहीं आता है। वही अगला सवाल भी मेरा इसी सवाल से जुड़ा हुआ है, क्या हम एपिलेप्सी वाले बच्चे, जिसको बच्चे कोई प्रॉब्लम है, उसको नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। सो मेजॉरिटी बच्चे जिनको एपिलेप्सी है, अगर बराबर उनका डायग्नोसिस होता है, बराबर ट्रीटमेंट मिलती है, तो दूसरे उनके फ्रेंड्स के जैसे ही वो जिंदगी जी पाते हैं। प्रॉब्लम किधर आता है? बहुत सारी गलतफहमियां है एपिलेप्सी के बारे में।
लोगों को लगता है अरे किसी की नजर लग गई इसके लिए एपिलेप्सी हुआ, तो गलत गलत ट्रीटमेंट, साधु बाबा वो सब ट्रीटमेंट करने जाएंगे। किसी किसी लगता है अरे टेंशन की वजह से हुआ, खाने की वजह से हुआ, तो हैंडल डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, दूसरे चीजों से ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलती है तो पूरा चित्र बदल जाता है। फिर ये बच्चे बार बार उनको मिर्गी के दौरे पड़ते रहते हैं, उनको शर्म आती है, फिर स्कूल में नहीं जा पाते हैं। ट्यूशन टीचर स्कूल बस वाले बोलते हैं बाबा इसको मिर्गी हम लोग हैंडल नहीं करेंगे, भेजो मत। सो अगर गलत फहमी है या सही उनको एडवाइस गाइडेंस नहीं मिलता है और सही ट्रीटमेंट नहीं होती है तो प्रॉब्लम होने का काफी चांस है। और 20-30% पेशेंट में एपिलेप्सी काफी सिवियर होती है और वो बच्चों को काफी ज्यादा सपोर्ट लगता है दवा या ऑपरेशन के दृष्टिकोण से। कोई बच्चों को स्पेशल स्कूल जाना पड़ता है, कोई बच्चों को कंसंट्रेशन के लिए, पढ़ाई के लिए हेल्प लगती है, बट ये माइनॉरिटी है। एपिलेप्सी एज अ बीमारी 70-80% पेशेंट में अच्छे से 1-2 दवा पे ठीक हो सकती है एंड वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। डॉक्टर जैसे आपने अभी कहा कि कुछ इसको उससे भी लेते हैं, झाड़ा फूकी भी कराते हैं, तो क्या ये देसी जो इलाज ये लोग करवाते हैं क्या ये ठीक है? आप क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को? आजकल के जमाने में तो बिल्कुल नहीं। अगर जब भी ऑप्शन ही नहीं था तभी जो भी है कर लो, पर लाइक आई सेड आजकल की दवाई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दूसरी गलतफहमी लोगों के माइंड में रहती है कि एपिलेप्सी की दवा चलेगी तो मेरा बच्चा एकदम डल हो जाएगा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो आजकल की दवा ऐसी होती है कि हार्डली कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। मुंबई में तो बच्चे मेरिट लिस्ट में आए हैं, सीएस बने हैं, डॉक्टर बने हैं। ये सब छोड़ो, आप अभिनव बिंद्रा को जानते होंगे, जॉन्टी रोड्स, ये स्पोर्ट्समैन है जो एकदम हाईएस्ट लेवल पे ओलंपिक के मेडल लाने वाले स्पोर्ट्समैन हैं। उनको एपिलेप्सी थी, एक्टिव एपिलेप्सी है। तो एपिलेप्सी होने के बावजूद सब कर सकते हैं क्योंकि दवा है और दवा ऐसी है जो अच्छे से टॉलरेट होती है। पर ये झाड़ फूक करेंगे, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन करेंगे तो उससे ना ही फायदा होगा एंड बच्चे को तकलीफ होते रहेगी बीमारी से भी, एंड अपने समाज का रिएक्शन जो होता है एपिलेप्सी के तरफ कि ये क्या है, ऐसा है, ये क्या विचित्र चीजें कर रहा है, तो उससे भी बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, बहुत तकलीफ होती है। तो बच्चे को बीमारी से भी तकलीफ होते रहेगी और समाज के जो रिएक्शंस है उसको बार बार बाजू में रखेंगे, स्कूल मत भेजो, पिकनिक मत भेजो। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल, कभी कभी साइकेट्रिक इश्यूज भी होते हैं। जस्ट क्योंकि ये बराबर बीमारी की तरफ बराबर देखने का नजरिया नहीं है, एंड नजरिया नहीं है तो बराबर डायग्नोसिस होकर ट्रीटमेंट नहीं होता है। डॉक्टर मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने कहा कि बच्चे को स्कूल मत भेजिए, पिकनिक मत भेजिए, तो माँ बाप को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब बच्चे अगर स्कूल जाता है या घर पे ही कुछ खेल कूद रहा है या फिर वो पिकनिक जा सकता है क्या, तो उसमें क्या प्रिकॉशंस लेके चलने चाहिए माँ बाप को? पहले आपके डॉक्टर से बात करनी है कि क्या क्या बच्चे को अलाउड है। लाइक आई सेड मेजॉरिटी बच्चे सब कर सकते हैं, पिकनिक जाना है, एनुअल डे में भाग लेना है, डांस करना है, कराटे, स्पोर्ट्स जो भी है सब कर सकते हैं। कोई बच्चों को स्विमिंग में हम लोग बोलेंगे कि बाबा सुपरवाइज करो, अकेला स्विमिंग नहीं करने देना है। पहला डॉक्टर से बात करनी है कि कौन से एक्टिविटीज अलाउड है, कौन से एक्टिविटीज में थोड़ी ज्यादा प्रिकॉशन लेगी। दूसरी जिम्मेदारी ये है माँ बाप की कि बराबर टाइम पे दवा दें, क्योंकि दवा भूल गए तो फिट आने का उस दिन चांस रहता है। बराबर टाइम पे दवा देते हैं तो मिर्गी का दौरा पड़ने का चांस बहुत कम हो जाता है। तीसरी जिम्मेदारी है कि जो बच्चे को संभाल रहे हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, समझो स्कूल बस की दीदी है, स्कूल के टीचर है, प्रिंसिपल है, क्लास टीचर है, दादा दादी के पास छोड़ रहे हैं तो दादा दादी, जो भी बच्चे की जिम्मेदारी ले रहे हैं उनको बराबर पता होना चाहिए कि ये बच्चे को कौन से प्रकार के फिट आते हैं और उसके लिए फर्स्ट एड या प्रथम उपचार क्या है। एज लॉन्ग एज ये पता है, ये बच्चे टिपिकली माँ बाप ये बच्चों को जो स्टैंडर्ड चीजें हैं, पिकनिक वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह, वो सब करने को दे सकते हैं। डॉक्टर आपने फर्स्ट एड की बात करी तो मेरा अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि सीजर के अगर किसी बच्चे को आता है अचानक तो उसमें फर्स्ट एड हमें क्या देना चाहिए? जो छोटे दौरे आते हैं जिसमें जस्ट एब्सेंट होता है या एक झटका आता है, उसमें कोई फर्स्ट एड का सवाल ही नहीं उठता। फर्स्ट एड का सवाल तभी उठता है जब भी वो बड़ा दौरा आता है जिसमें गिर जाता है पेशेंट, झटके आते हैं पूरे बदन को, मुंह से झाग आ रहा है, उसमें वो बच्चे को
एक करवट पे लिटाना है, लेफ्ट प्रिफर्ड ओवर राइट। लोग ना भाग के गर्दी करते हैं, तो गर्दी नहीं करनी है पेशेंट के आजू बाजू में। कई लोग डर के मुंह पे पानी डालते हैं, मुंह में पानी डालते हैं, मुंह में हाथ डालेंगे, उनको डर रहता है कि जबान कट जाए, चम्मच डालेंगे, चाबी डालेंगे, नाक को कांदा लगाते हैं, चप्पल लगाते हैं। सो ऐसा सब नहीं करना है, ना ही इसका फायदा है। बट रिमेंबर, ये बच्चा बेहोश रहता है जब ये बड़ा दौरा पड़ता है, तो उसमें ये सब करेंगे तो बच्चे को इंजुरी होके कॉम्प्लिकेशन होने का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। सो एक्चुअली बहुत कम करना है, ये सही फर्स्ट एड होता है। सो बच्चा, अगेन जस्ट टू रिपीट, अगर बच्चा गिर गया बेहोश होके तो उसको लेफ्ट करवट पे सुलाना है। दौरे आ रहे, झटके आ रहे, पकड़ के नहीं रखना है। सर पे मुंह पे कुछ नहीं डालना है, गर्दी नहीं करनी है। दौरा देखना है, क्योंकि बाद में डॉक्टर पूछेंगे कि बाबा हुआ क्या पेशेंट को, मुझे वर्णन करके बताओ। तो दौरा बारकाई से देखना है एंड टाइम नोट करना है कि कितनी देर चल रहा है। मेजॉरिटी दौरे अपने आप से 1-1.5 मिनट के अंदर बंद हो जाते हैं। क्यों बंद होते हैं? क्योंकि मैंने, याद है आपको, मैंने बोला कि ये शॉर्ट सर्किट होता है, तो ब्रेन में सर्किट ब्रेकर्स रहते हैं, तो वो सर्किट ब्रेकर एक्टिवेट होता है और दौरा बंद हो जाता है। कोई कोई पेशेंट में हम लोग नाक में मारने का स्प्रे देते हैं, तो माँ बाप को देते हैं और बताते हैं कि बाबा जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको ये स्प्रे दिखा देना। पर वो स्प्रे भी तभी यूज करना होता है अगर दौरा 3-4-5 मिनट लंबा चलता है तो ही। सो स्टैंडर्ड फर्स्ट एड इसकी लेफ्ट करवट पे रखना है, मुंह में पानी, चप्पल, कांदा, चाबी, चम्मच ऐसा कुछ नहीं डालना है। घड़ी देखनी है, 5 मिनट से ऊपर चलता है तो स्प्रे यूज करना है। अगर स्प्रे नहीं है तो नजदीक के अस्पताल में लेके जाना है। पर मेजॉरिटी बच्चों को जस्ट करवट पे रख के काम हो जाता है और कुछ नहीं करना पड़ता है। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमारे साथ इतने इजी तरीके से शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आपको भी अपने बच्चे में चाइल्ड एपिलेप्सी के कोई भी शुरुआती लक्षण दिखें तो उन्हें भूलकर भी नज़रअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते बस इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9।